हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। आइए हम लोग जो ट्वेल्थ है उसके बिजनेस स्टडी के चैप्टर 1 से शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था आपको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में कि यहाँ पे 8 चैप्टर हैं और सारे चैप्टर्स जो हैं वो मैनेजमेंट से रिलेटेड है। सारे चैप्टर्स प्रबंध से संबंधित हैं, ठीक है। जिसमें हमारा पहला चैप्टर है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। जो हमारा पहला चैप्टर है वो यहाँ पे प्रबंध की प्रकृति और महत्व है कि मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है और उसका जो है वो महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे एक बार डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक बार समझते हैं हम कि देसी भाषा में कि जो प्रबंध है वो होता क्या है, ठीक है। आप सिंपल एक एग्ज़ाम्पल लीजिए। आपके घर के पास गांव में कहीं भी कोई एक दुकान है, ठीक है, जो राशन की दुकान है, ठीक है, जहाँ पे आटा चावल दाल तेल वगैरह मिलता है। अब जब वो दुकान खुलता है, ठीक है, तो क्या वो दुकान अपने आप खुलता है या फिर उसे लोग खोलते हैं? ठीक है। तो समझिए इस चीज़ को कि जैसे किसी कोई मालिक है, उसने या तो अपने नीचे कुछ लोगों को रखा होगा उस दुकान के अंदर ताकि वो उस दुकान को सही से चला सके, ठीक। तो जैसे ही वो सुबह दुकान खोला, ठीक है, तो वो अपने जो दुकान में एक प्लानिंग करता है, ठीक है, कि वो चीज़ों को कैसे वहाँ पे उसको मैनेज करेगा, कैसे लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए उसके पास 3 लोग हैं। कुछ लोगों को वो इसलिए सुबह रखता होगा कि कोई एक बंदा होगा जो वहाँ पे गल्ला संभालेगा, जो पर्ची वगैरह बनाएगा, नोट करेगा कि कितने सामान गए, ठीक है। कुछ लेबर होंगे वहाँ पे जो सामान कहीं से आया तो उसको उतारेंगे, उसको सही जगह पे व्यवस्थित करेंगे, सही जगह पे रखेंगे। तो ये प्रक्रिया जो है ना, ये छोटे स्तर से शुरू होती है जो हमारा प्रबंध का है। जैसे आपने देखा कि एक छोटे से दुकान में भी क्या होता है कि वहाँ के जो मालिक होते हैं या तो अकेले रहता है वो, तो भी उन चीज़ों को मैनेज करता है। और अगर वो उसके अंदर 3-4 लोग हैं, ठीक है, तो उनमें वो एक कोऑर्डिनेशन बना के वो सारी चीज़ें अपने मैनेज करने करता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है मैनेजमेंट, चाहे वो छोटी दुकान हो या फिर बड़ा बिजनेस हो या फिर किसी भी तरह का एक्टिविटी हो, वहाँ पे प्रबंध की ज़रूरत होती है। चलिए देखते हैं कि ये प्रबंध होता क्या है। प्रबंध का आप सीधा सीधा मतलब समझेंगे ना, तो किसी भी काम को जो दूसरे से कराने का जो आर्ट होता है ना, जो कला होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रबंध, ठीक। जैसे यहाँ पे आपको ये डेफिनेशन दिख रहा होगा, अन्य लोगों से काम कराने की कला को हम क्या कहते हैं? प्रबंध कहते हैं। ये सिंपल लाइन है। अब इसी में आप समझिए, लोगों से सिर्फ काम नहीं कराना है, सही तरीके से काम कराना होता है, ठीक है। सही तरीका इन द सेंस कि वो काम जो है वो टाइम पे होना चाहिए। वो काम जो है बिल्कुल एक कह सकते हैं कि कम कॉस्ट में होना चाहिए। तो जो मैनेजर होता है, जो प्रबंध करता है, वो इस बात का ध्यान रखता है कि जो कॉस्ट है हमारा वो कम आए, ठीक है, और वो चीज़ें टाइम पे ख़त्म हों। तो प्रबंध क्या होता है? अन्य लोगों से काम कराने की कला को क्या कहते हैं हम? प्रबंध, ठीक है। यह निर्धारित उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से दक्षतापूर्वक प्राप्त करने के लिए किए गए कार्यों की प्रक्रिया है। यहाँ पे देखिए, आप लोग जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो हमेशा कीवर्ड पे ध्यान देंगे। जैसे हमारे यहाँ पे 2 कीवर्ड है, प्रभावी ढंग से करना और दक्षतापूर्ण करना, ठीक है। ये इसमें दो जो है वो कीवर्ड है। प्रभावी ढंग से मतलब टाइम पे होना चाहिए, जिससे हमें रिज़ल्ट चाहिए था वो होना चाहिए। दक्षतापूर्वक का मतलब ये होता है कि वो ऐसे करें कि जिससे वो हमारा कॉस्ट कम आए, ठीक है। तो हम इसको अगर हम एक लाइन में अगर डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे तो ये होगा कि जो प्रबंध होता है वो दूसरों से काम कराने की कला है, ठीक है। वो काम कैसा होना चाहिए? वो प्रभावी ढंग से होना चाहिए और दक्षतापूर्ण होना चाहिए, जिससे हमारे उद्देश्य की प्राप्ति हो। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं।
अब यहाँ पे जो डिफ़ाइन किया गया है, इसको अगर आप यहाँ पे इसको देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रबंध को प्रभावशीलता और कार्य क्षमता से लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु करने की प्रक्रिया को कहते हैं। ठीक है, कार्य कराने की प्रक्रिया होती है। और कैसे? वो प्रभावपूर्ण होना चाहिए, जिससे हमें क्या हो, जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति हो जाए। ठीक, तो ये सिंपल सा एक डेफिनेशन है। होता क्या है कि मतलब और भी डेफिनेशन है इसके, वो आप एक बार अगर बुक में देखेंगे तो वो आपको मिलेगा। कोई भी एक डेफिनेशन उठा के आप इसके नीचे लिख सकते हैं, लेकिन हमेशा कीवर्ड याद रखना है। अब मैं यहाँ पे कीवर्ड आपके लिए मार्क कर देता हूँ। जो कीवर्ड है वो ये है और यहाँ पे ये है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा लाइन आपको हमेशा याद रखना है। दूसरों से काम कराने की ये क्या है, कला है। ठीक, और जो काम है वो कैसा होना चाहिए, प्रभावपूर्ण होना चाहिए और कुशलता के साथ होना चाहिए, जिससे हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो। तो जैसे ही हमने यहाँ पे कीवर्ड लगाया तो दो चीज़ें आई, प्रभावपूर्ण और कुशलता। ठीक है, अब इन दोनों चीज़ों में अगर हम डिफरेंस करना स्टार्ट करें कि ये दोनों चीज़ें होती क्या है, इसको समझते हैं एक बार पहले। जब हम किसी भी चीज़ के प्रभावपूर्ण की बात करते हैं, ठीक, प्रभावपूर्ण का ये मतलब होता है कि इसको हम लेते हैं कि टाइम के हिसाब से, ये टाइम से संबंधित होता है। ठीक है, मतलब किसी भी काम को हम क्या करेंगे, टाइम पे पूरा करेंगे, तभी वो इफ़ेक्टिव होगा, प्रभावपूर्ण होगा। दूसरा, जो कुशलता है उसको हम कहते हैं कॉस्ट, एक तरह से। मतलब यहाँ पे जो काम हो रहा है वो कम से कम लागत में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो जो प्रभावपूर्ण है वो हमारा टाइम पे डिपेंड करता है। मतलब किसी भी काम को हम टाइम पे कंप्लीट करेंगे वो प्रभावपूर्ण होगा, और किसी भी काम को जितने हम न्यूनतम लागत में करेंगे तो वो कुशलता कहलाएगी। ठीक, अब यहाँ पे प्रभावपूर्ण जो है उसका उद्देश्य क्या है, जो हमारा लक्ष्य है उसको समय पे हमें प्राप्त करना। ये सारे कीवर्ड है, ये आपको याद रखने हैं। जो प्रभावपूर्ण है वो किससे रिलेटेड है, हमारा टाइम से रिलेटेड है। और जो कुशलता है वो मेरा लागत से है, कॉस्ट से। यहाँ पे मेरा उद्देश्य क्या है, लागत और लाभ का विश्लेषण करना। अगर आप एक एग्जांपल मानिए, कोई भी आदमी अपना मैनेजमेंट बिठाता है, ठीक है, किसी भी चीज़ को प्रबंध करने का वो करता है, तैयारी करता है। मान लीजिए कहीं शादी है, ठीक है, उसमें सभी चीज़ों का प्रबंध किया गया। अब वहाँ पे जो टेंट वाला था उसने क्या किया, सारी चीज़ें मैनेज की, लेकिन जो उसका जो लाभ था, ठीक है, उससे ज़्यादा उसका कॉस्ट आ गया। तो वो क्या, वो कुशलतापूर्वक हुआ? नहीं, क्योंकि वहाँ पे उसको उस चीज़ में घाटा लग रहा है, वहाँ पे लॉस हो रहा है, तो वो बिल्कुल भी कुशलतापूर्वक नहीं हुआ। दूसरा, प्रभावपूर्ण। अब मान लो कि सारी चीज़ें वो मैनेज कर रहा है, शादी आज है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है कि जो लाइटें वगैरह हैं वो अभी तक आई नहीं है। वो बोल रहा है, मतलब उसको बोल रहा है कि वो कल लगेगा। तो ये चीज़ें नहीं हो सकती है। ठीक है, इसीलिए जो मैनेजमेंट है वो क्या होना चाहिए, प्रभावपूर्ण होना चाहिए और कुशलतापूर्वक होना चाहिए, जिससे हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति हो। ठीक है, अब सिंपल समझो ना, शादी आज है, ठीक है, और खाना 11 बजे रात तक तैयार नहीं हुआ, तो वो टाइम पे नहीं हुआ ना, वो चीज़ें प्रभावपूर्ण हुई नहीं, तब तो बेकार हो गई। ठीक है, और वहीं पे जितने जितने का हमें वहाँ पे उस चीज़ से फ़ायदा होने वाला था, उससे ज़्यादा वहाँ पे कॉस्ट आ गया। तो ये चीज़ें प्रभावपूर्ण नहीं हुई, ना ही कुशलतापूर्वक हुई। इसीलिए मैनेजमेंट में हमेशा दो बातों का ध्यान रखा जाएगा, प्रभावपूर्णता और कुशलता। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। और हाँ, जो मेरा प्रभावपूर्णता है वहाँ पे इफ़ेक्टिवनेस में जो मेरा मुख्य केंद्र होगा वो क्या होगा, टाइम होगा। वहाँ पे कॉस्ट को इग्नोर किया जाएगा। जहाँ पे कुशलता की बात आएगी वहाँ पे हम लागत देखेंगे, ठीक है, कि मेरा लागत जो है वो कहीं मेरे लाभ से ज़्यादा तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जो प्रबंध है उसको पूरा करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो मेरा प्रबंध है उसकी विशेषता क्या है, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। ठीक है, उसमें क्या क्या गुण होते हैं। पहला, अगर हम पहले देखें तो प्रबंध क्या होना चाहिए,
प्रबंध जो है वो उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसको प्राप्त करने के लिए, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रबंध होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम गौर करें तो जो प्रबंध है लक्ष्य प्रधान प्रक्रिया है, मतलब गोल को पहले लेता है। ठीक है, गोल जो है उसके लिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, जो संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करती है। कोई किसी भी प्रबंध में हमेशा जो होता है वो कोई ना कोई एक उद्देश्य होगा जिसको हम प्राप्त करेंगे। अब मान लीजिए कि जो मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है। ठीक है, सेल्स मैनेजर का क्या गोल होता है, वो क्यों सेल्स मैनेजर मतलब क्यों रखा जाता है, ताकि हमारे सेल्स का जो टारगेट है वो सेल्स के टारगेट को पूरा कर सके। ठीक है, वो सेल्स के टारगेट को पूरा कर सके, इसीलिए सेल्स मैनेजर को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, अब दूसरा हम ये देखेंगे कि ये सर्वव्यापी होता है। सर्वव्यापी मतलब हर जगह अप्लाई होगा। ठीक है, जैसे भगवान हर जगह होते हैं ना, वैसे ही मैनेजमेंट भी हर जगह होता है। प्रबंध जो है वो हर जगह होता है, चाहे किसी भी प्रकार का संगठन हो, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, क्या उसके अंदर प्रबंध नहीं होता है? होता है। ठीक है, कोई भी इकोनॉमिकल सेक्टर है, कोई भी कॉरपोरेट सेक्टर है, उसमें क्या होता है? प्रबंध होता है। कोई भी सामाजिक कार्य है, मान लो कि किसी मंदिर पे जागरण हो रहा है, कोई समिति जागरण करवा रही है। ठीक है, वहाँ पे मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। तो मैनेजमेंट जो है वो हर जगह होता है। तो प्रबंध की विशेषता में हमने पहले क्या देखा? उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होना चाहिए, कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है जिसको प्राप्त करने के लिए प्रबंध को लगाया जाता है। दूसरा सर्वव्यापी है, मतलब हर जगह है। ठीक है, पहला क्या हो गया? उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, उसमें कोई ना कोई गोल होगा, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा जिसको प्राप्त करने के लिए प्रबंध जो है वो मदद करती है। दूसरा सर्वव्यापी है, भगवान की तरह, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, कि सर्वव्यापी है भगवान की तरह। बहुआयामी गतिविधि, बहुआयामी मतलब क्या होता है? मतलब ऐसा नहीं है कि वो किसी एक फंक्शन पे लगेगा, किसी एक कार्य पे लगेगा। ठीक है, जो मेरा प्रबंध है वो जो लोग होते हैं उस पे भी अप्लाई होता है, जो काम होता है उस पे भी अप्लाई होता है, जो पूरी प्रक्रिया है मेरी उस पे भी अप्लाई होता है। ठीक है, प्रत्येक संगठन कुछ कार्य के लिए, कोई भी संगठन होता है कुछ कार्य के लिए स्थापित होता है। प्रबंध लोगों से कार्य करवाने की कला है। प्रबंध संगठन में विभिन्न क्रियाओं को पूर्ण करने में भी सक्षम है। ठीक है, बहुआयामी गतिविधि है, मतलब प्रबंध जो है आप देखेंगे फाइनेंस में भी लगता है। ठीक है, जो वो है वो सेल्स डिपार्टमेंट में भी लगता है, जहाँ पे नीतियाँ बनती है वहाँ भी प्रबंध की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कह सकते हैं कि सर्वगुण संपन्न है वो। ठीक है, बहुआयामी है, हर कार्य करता है वो। ठीक है, हर जगह अवेलेबल होता है, हर जगह अप्लाई होता है। तो तीन यहाँ पे हमने तीन जो है वो देखा, तीन विशेषता की। पहला उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, दूसरा सर्वव्यापी है, तीसरा बहुआयामी है। उद्देश्यपूर्ण मतलब किसी न किसी लक्ष्य के लिए उसको बनाया गया है, जिससे वो क्या होता है हम उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं मैनेजमेंट के मदद से, प्रबंध की मदद से। दूसरा सर्वव्यापी है, भगवान की तरह, हर जगह वो अप्लाई होता है। ठीक है, चाहे वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक किसी भी तरीके का अगर संगठन है उस पर अप्लाई होगा। बहुआयामी है, हर तरह के कार्य में, सभी गतिविधियों में वो लिप्त होता है, हर जगह उसकी ज़रूरत होती है। अब चौथा देखते हैं, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? वैसी प्रक्रिया जो ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया फिर हमने उसको बंद कर दिया। ठीक है, ये रुकता नहीं है, ये एक बार हुआ फिर होगा, ये निरंतर होता रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है ना कि मैंने आज सारा कुछ मैनेज कर दिया, अब वो कल वो उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, पहले हम देखिए प्रबंध के जो होते हैं वो पहले तो उसके 5 काम होते हैं। पहला होता है नियोजन, दूसरा संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण। ये सारे चैप्टर्स हैं जो अब बाद में आपको एक एक करके पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो होता है इन सभी कार्यों में इस्तेमाल होता है। ठीक है,
इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि आज कर दिया फिर वो बंद हो गया। ठीक, नेक्स्ट, सामूहिक क्रिया है। जो मेरा प्रबंध होता है वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक आदमी उसको कंप्लीट कर देगा, एक आदमी उसको पूरा कर लेगा, नहीं, ये एक संगठन के रूप में काम करता है। ठीक है, कोई भी लक्ष्य प्राप्त होता है तो जो एक संगठन होता है वो क्या होता है, अनेकों जो लोग होते हैं उससे मिलके बनाता है, तो उसमें वो सबकी जिम्मेदारी होती है उसको सफल करना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैनेजर उसको सक्सेसफुल कर देगा, उसके नीचे जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना वो सब मिल के उसको सफल बनाएंगे तभी वो होगा। इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम, सामूहिक प्रक्रिया। अब जैसे देखिए, मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रोडक्ट बनना है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, पहले जो प्रोडक्शन टीम होगी जो डिज़ाइन कर, मतलब प्रोडक्शन जो होगा वो डिज़ाइनर जो टीम होगी उसकी, ठीक है, पहले उस प्रोडक्ट को डिज़ाइन करेगी, डेवलप करेगी, ठीक है, उसके बाद जो प्रोडक्शन टीम होती है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है उसको वो मैन्युफैक्चर करेगी, ठीक है। अब उसके लिए जो मैन्युफैक्चर करेगी उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले हमें उसके लिए मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो कौन करेगा, जो प्रोक्योरमेंट मैनेजर होगा, जो प्रोक्योरमेंट मैनेज करता होगा, मतलब जो ख़रीदता है, माल की आपूर्ति करवाता है, जो माल को ख़रीदेगा, तो वो वहाँ पे सब लोग मिल के मतलब परामर्श करेंगे कि नहीं ये अच्छा है, ये क्वालिटी अच्छा है, इस वेंडर से ले सकते हैं, ये क्वालिटी में डिफेक्ट है, तो वो सारी चीज़ें कौन करेगा, सारे जो मैनेजर होंगे, प्रोक्योरमेंट मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर और जो मेरा सेल्स मैनेजर होगा, वो सारे मिल के क्या करेंगे, उसको वो सारे मिल के उस प्रक्रिया में शामिल होंगे और फिर उसको एक बार करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सामूहिक प्रक्रिया का मतलब यही होता है। नेक्स्ट देखते हैं, गत्यात्मक प्रक्रिया। गत्यात्मक का मतलब क्या हो सकता है, जैसा देश वैसा भेष। ठीक है, मतलब जैसा मेरा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है हमें उसी अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। ठीक है, जो हमारा पर्यावरण है वो गतिशील है। ठीक है, पर्यावरण मतलब जिसके अंदर वो बिजनेस चल रहा है उसमें बहुत सारे चेंज आते हैं। मान लीजिए कभी क्या हो गया, गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो गवर्नमेंट की जो होती है वो पॉलिसी भी चेंज होती है। गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होने से क्या होगा, कंपनी पे, ऑर्गेनाइजेशन पे इफ़ेक्ट आता है, तो हमें उस नीति के अनुसार चलना पड़ता है। ठीक है, तो जब भी उसमें परिवर्तन आएगा, ठीक है, वातावरण में, तो वैसे ही क्या होगा, हमें अपना कार्य जो है, हमें जो अपना कार्य है उस तरीके ढालना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम अपने हिसाब से चलते रहेंगे, हमें उन नीतियों को भी फॉलो करना होता है। तो ये होता है गत्यात्मक। अब समझिए एक एग्जांपल से, जो मैकडोनल्ड है, जो बर्गर बनाता है, या फिर डोमिनोज़ ले लीजिए। डोमिनोज़ क्या करता है, लोगों के हिसाब से बनाना स्टार्ट करता है। ठीक है, अब जैसे इंडिया में जो लोगों का टेस्ट होता है उस हिसाब से वो प्रोडक्ट बनाता है। ओके, अब मान लीजिए वो चाइना गया, तो चाइना में जिस तरह का लोगों का टेस्ट है, ठीक है, उस तरीके का वो बर्गर बनाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, इसलिए ये गत्यात्मक प्रक्रिया होती है। वो वातावरण के अनुसार, जो सिचुएशन होता है उसके अनुसार अपने में बदलाव करता है। ठीक, चलिए, उद्देश्य शक्ति। लास्ट क्या है, उद्देश्य शक्ति। प्रबंध एक शक्ति है जिसे ना देखा जा सकता है, केवल उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है। ठीक है, हम देखो प्रबंध किस लिए होता है, सबसे पहले हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, प्रबंध होता क्यों है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। पर क्या आप उसको देख सकते हो, नहीं, सिर्फ उसको हम महसूस कर सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मेरा उद्देश्य है, वो लक्ष्य है, वो हमारी योजनाओं के अनुसार चल रहा है। ठीक है, वो प्राप्त होगा या नहीं होगा, अगर उसे हम प्राप्त कर रहे हैं तो हमें पता चलेगा कि वो क्या है, प्रबंध जो है वो सही है। ठीक है, तो ये होता है उद्देश्य शक्ति, जो मौजूद होता है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। ठीक है, जब भी उसे हम प्राप्त करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अच्छा ये मैनेजमेंट जो है वो सही चल रहा है, वो उसी अनुरूप चल रहा है जैसे हम उसको चाह रहे हैं। ठीक है,
तो हमारे यहाँ पे क्या क्या हो गए, जो प्रबंध की जो हमारी विशेषता है उसमें क्या क्या इंक्लूड है। पहला, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, वो उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। दूसरा, वो सर्वव्यापी होता है। सर्वव्यापी मतलब हर जगह उसका अप्लाई होता है, भगवान की तरह होता है, वो हर जगह जगह मौजूद होता है। तीसरा, बहुआयामी गतिविधि, मतलब हर एक कार्य में लगता है वो, चाहे वो कार्य हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे पूरा का पूरा ऑपरेशन हो, हर जगह हम उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है। तीसरा, वो निरंतर चलता रहे। चौथा, वो निरंतर चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि एक बार कर लिया बंद कर दिया। मैनेजमेंट जो है वो चलता ही रहता है। सामूहिक गतिविधि है, गत्यात्मक है, मतलब मौसम के अनुसार, मौसम नहीं मतलब वातावरण के अनुसार वो बदलता रहता है, जैसा देश वैसा भेष। ठीक है। पहला क्या होगा, उद्देश्य की प्राप्ति, मतलब हमें लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो बनाया जाता है। दूसरा, सर्वव्यापी होता है भगवान की तरह, ऐसे आपको इसको याद रखिए। बहुआयामी गतिविधि है, हर एक काम कर लेता है। ठीक है। अब इसको एक बार हम ना इसको कीवर्ड दे दे के पढ़ते हैं। ठीक है। उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है पहला, मतलब लक्ष्य होना चाहिए, जैसे आपके जीवन में लक्ष्य होता है उसी तरह प्रबंध के अंदर भी लक्ष्य होता है जिसको हम प्राप्त करते हैं। ठीक। तो इसको आप अपने जीवन से संबंधित कर लीजिए ताकि आपको वो चीज़ें याद है। जीवन में उद्देश्य होता है, प्रबंध का जो है पहला लक्षण क्या है, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, जैसे हमारे जीवन में लक्ष्य। दूसरा, सर्वव्यापी होता है, किसकी तरह, भगवान की तरह। तीसरा, बहुआयामी गतिविधि होता है। बहुआयामी गतिविधि, अब सोचिए ऐसा कौन है जो हर चीज़ मैनेज कर लेता है, माँ। ठीक है। माँ जो होती है वो क्या होती है, मल्टीटास्किंग होती है, हर एक काम कर लेती हैं वो। ठीक है। तो बहुआयामी गतिविधि हो जाता है वो। ठीक है। निरंतर चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है, तो उसको हम एक तरह से याद रख सकते हैं। ये चार प्रक्रिया, पहला जीवन में उद्देश्य है मतलब उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, सर्वव्यापी है भगवान की तरह, बहुआयामी गतिविधि है, माँ की तरह काम करता है, निरंतर चलता रहता है, सामूहिक प्रक्रिया है मतलब ग्रुप में, अकेले के बस की बात नहीं है, ये अकेले आदमी को नहीं करना है, ग्रुप में होता है, मौसम के अनुसार बदलता रहता है, जैसा देश वैसा भेष। उद्देश्य शक्ति, महसूस कर सकते हैं, इसको देख नहीं सकते, जब पूरा होगा तो पता चलेगा अच्छा मैनेजमेंट अच्छा है। ठीक है। ये हमारे क्या है, प्रबंध की जो है विशेषता है। ठीक। आगे चलते हैं। अब जो है प्रबंध का उद्देश्य है, इसे हम वैसे कल पढ़ेंगे, प्रबंध के क्या उद्देश्य है, मैं एक बार रिकैप दे देता हूँ। जो पहला इसमें होता है संगठनात्मक। ठीक है। मतलब एक बिजनेस के बिजनेस को देखते हुए हम क्या क्या उसका उद्देश्य होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए के पर्पस से उसका क्या उद्देश्य हो। दूसरा, समाज के लिए क्या होता है। तीसरा, पर्सनल क्या क्या लक्ष्य होता है। ये तीन लक्ष्य होते हैं, पहला संगठन के उद्देश्य, दूसरा समाज के प्रति उसका उद्देश्य, तीसरा व्यक्ति का उद्देश्य जो व्यक्तिगत होता है। ठीक है। मतलब पूरा ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन देखना ही है, समाज को भी नहीं छोड़ सकते हैं। तीसरा, अपना लक्ष्य क्या है, समझे। तो ये तीन हम कल देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि प्रबंध के महत्व क्या है। तो अभी आप इसको एक बार ज़रूर देखें, रिवाइज करें, और तो आपको पता चलेगा क्या क्या है। जैसे जैसे मैंने कीवर्ड आपको मेंशन करवाया है, उस कीवर्ड को एक बार कहीं पे भी घर में उसको नोट करके लिख लीजिए। जैसे मैंने क्या बताया, अन्य लोगों से कारीगरानी की कला है, क्या है, कला है। प्रबंध को कला बोला जाता है, दूसरे से काम कराने की कला है वो। दो चीज़ें होती है, पहला प्रभावपूर्ण होना चाहिए मतलब टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए, दूसरा कुशलतापूर्वक कंप्लीट होना चाहिए मतलब कॉस्ट कम आनी चाहिए। देखो इसके अंदर ना तीन कीवर्ड है, पहला कि ये कला है, दूसरा प्रभावपूर्ण होना चाहिए मतलब टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए, तीसरा कुशलतापूर्वक मतलब कम कॉस्ट में कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने प्रबंध की विशेषता पढ़ी, जैसे जीवन में लक्ष्य होता है वैसे ही प्रबंध क्या है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। मतलब बिना उद्देश्य के प्रबंध नहीं होता है, जैसे बिना लक्ष्य का जो है वो जीवन व्यर्थ है, वैसे ही बिना उद्देश्य का प्रबंध क्या है, व्यर्थ है, बेकार है। सर्वव्यापी होता है, भगवान की तरह हर जगह मौजूद होता है। बहुआयामी गतिविधि है, माँ की तरह ये हर काम करता है, हर जगह हर कार्य में लिप्त होता है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब एक बार करके छोड़ नहीं सकते हैं बाबू, इसको करना पड़ेगा आपको। ये ग्रुप में होता है, प्लस जैसा देश वैसा भेष, जैसे वातावरण में चेंज होगा इसको भी हम चेंज करेंगे, ये भी अपने आप को चेंज करेगा। ठीक है। सातवां, उद्देश्य शक्ति, मतलब
प्रबंध एक शक्ति है जिसे देख तो नहीं सकते हैं, केवल है कि नहीं वो महसूस कर सकते हैं। कैसे? जब भी वो कोई भी हम योजना बना रहे हैं, अगर वो पूरा हो रहा है मतलब प्रबंध सही है, नहीं हो रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पे दिक्कत है। तो ये 7 उद्देश्य, 7 जो है इसकी विशेषता है। तो इसको आपको एक बार ज़रूर देखिए, ठीक है। फिर हम कल एक बार देखेंगे अगले क्लास में कि जो प्रबंध का वो है वो महत्व क्या है, प्लस प्रबंध की हमारी प्रकृति क्या है, वो क्या है, कला है, विज्ञान है, क्या है वो, ठीक है। उसके बाद जो भी है हम एक एक करके देखेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बुक है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, इसको हम बहुत ही मज़े में ख़त्म करेंगे। और ये जो है, ये जो नोट्स है ये मैं आपके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे ताकि आपको ईजी हो, ठीक है। और जो बच्चे इसको देख रहे हैं इसके मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर से सब्सक्राइब करें। सारे क्लासेस आपके यहाँ पे अवेलेबल होंगे, आप जितनी बार चाहें उतनी बार देखें, इसको पढ़ें और रिवाइज़ करें, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।